Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। बजट नजदीक है और इंडस्ट्री के वित्त मंत्री से बहुत मांगे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जुड़े हैं इंडियन गैस एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ राजेश कुमार मेदिरता जी। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, जो मैं सेक्टर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और जो आप मांगे वित्त मंत्री के सामने रखोगे ना, मेरे को पता है एक तो सेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स पेचीदा है, पता ही नहीं लगता कि प्राइस कैसे डिस्कवर हो रहा है। हम नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं और आप तो इंडियन गैस एक्सचेंज के एमडी और सीईओ। मैं पहले बता देता हूं ताकि जो हमारे साथ व्यूअर्स कनेक्टेड हैं उनको समझ में आए कि ये बहुत ही प्रायोरिटी वाला सेक्टर है पूरे देश के लिए। तो आईजीएक्स जो है, इंडियन गैस एक्सचेंज, ये देश का पहला ऑटोमेटेड नेशनल लेवल गैस एक्सचेंज है, प्रमोटेड बाय आईईएक्स एंड एनएससी। और जो बाकी की जो कंपनियां हैं, गेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, अदानी टोटल, टोरेंट गैस, इनके द्वारा भी प्रमोटेड है। सर, एक बार प्लीज बताएं कि इंडियन गैस एक्सचेंज काम कैसा करता है और ये गैस प्राइसेस की डिस्कवरी कैसे होती है। रजत जी, ये हमने गैस एक्सचेंज जो शुरू किया था 2020 में, उसका पर्पस ये था कि अभी जो गैस ट्रेडिंग होती है वो थोड़ी सी ओपेक होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, बायलेटरल होती है, उसमें ईज ऑफ डूइंग ट्रेड नहीं होता। क्योंकि आप जब ट्रेड करना चाहते हो तो आपको लोगों से पहले बात करनी है, नेगोशिएट करना है, फिर उसके बाद आप कुछ एग्रीमेंट साइन करते हो। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग रिप्लेस करना चाहते थे थ्रू आईटी एनेबल्ड प्लेटफॉर्म। And when we started it as a gas trading platform, which was a pure IT enabled platform, but later हमने गवर्नमेंट से बात की कि ये यदि ऑथराइज्ड हो देन इट गेट्स मोर क्रेडिबिलिटी। तो हमने फिर रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट को कि आप एक इसके लिए एक रेगुलेशन बनाए। उस रेगुलेशन के तहत फिर उन्होंने रेगुलेशन बनाया भी और फिर हमने उसका अप्रूवल लिया। तो अभी दिसंबर 2020 से तो हम लोग एज अ ऑथराइज्ड गैस एक्सचेंज ऑपरेट कर रहे हैं। उसका एडवांटेज ये है कि हम लोग अभी जो ट्रेड कराते हैं उसमें हम यूजर को ऑप्शन देते हैं कि आप किसी भी लोकेशन में हो इंडिया में, आप अपना चॉइस कर लीजिए कहाँ से आपको गैस खरीदनी है और क्या क्वांटिटी किस टाइम में खरीदनी है। आपको सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म में आके बिड करना है, जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेड मार्केट में जाके करते हैं। और फिर उसके बाद सेलर भी इसी तरीके से आता है और जो ट्रेड हो जाते हैं उसकी हम प्राइस डिस्कवर जो करते हैं वो एक रोबस्ट प्राइस होती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बायर सेलर्स आते हैं और उसके बाद हमारी प्राइस डिस्कवर होती है। तो उस तरीके से हम एक अपना एक्सचेंज इंडिया की प्राइस भी निकाल देते हैं और जो ट्रेड हो गए उसका हम डिलीवरी भी हम हैंडल करते हैं और सेटलमेंट भी हम हैंडल करते हैं। तो ये फिजिकल ट्रांजैक्शन होता है। ये एमसीएक्स या बाकी कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज के समान नहीं है जिसमें आप पेपर ट्रांजैक्शन कर रहे हो। हमारे यहाँ फिजिकल ट्रांजैक्शन होता है और जितनी भी डिलीवरी होती है वो पूरी हम इंश्योर करते हैं कि फाइनली उसका सेटलमेंट हो। और मैं रजत जी बताऊं आपको, पिछले 3 साल में हमने भी 2 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा का गैस ट्रेड कर लिया है। और उस पूरे गैस की 100% डिलीवरी, 100% सेटलमेंट, कोई डिफॉल्ट नहीं एंड कोई डिस्प्यूट नहीं। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। वी थिंक जिस तरीके से ये गैस एक्सचेंज राइज किया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, फर्स्ट ईयर वी डिड अ ट्रेड ऑफ 1.2 crore MMBtu and next year we did about 5 crore, so 4 times of that. तो यानी ये बताता है कि देश में नेचुरल गैस की खपत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो हम डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली बात कर रहे हैं ना, तो ये मैं जो अभी तक मैं व्यूअर्स को बताता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मार्केट प्लेस, एक ऐसा एक्सचेंज जिसमें नेचुरल गैस की ट्रेडिंग होती है, फिजिकल डिलीवरी होती है नेचुरल गैस की, नॉट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। और उसमें भी जो प्रोड्यूसर्स हैं, गैस प्रोड्यूसर्स, और जिनको जरूरत है गैस की, वो प्लेयर्स आपस में बाइंग और सेलिंग करते हैं गैसेस। रजत जी, एक क्लैरिफिकेशन और दे दूं, क्योंकि हम डोमेस्टिक जो गैस इंडिया में प्रोड्यूस होती है वो गैस और जो एलएनजी इंपोर्ट होती है वो सबको हम ट्रेड कराते हैं। अच्छा। और ये जो प्राइस डिस्कवर होती है ये इंडिया की खुद की प्राइस है जो अभी तक नहीं हो रही थी, और इसमें सब गैस मिक्स होके हमारी एक प्राइस निकलती है।
राइट सर। तो अभी फिर जो सरकार का लक्ष्य है 2030 तक, वो तो नेचुरल गैस को एनर्जी बास्केट का उसको शेयर है, नेचुरल गैस का उसको बढ़ाना है, 6.5% से बढ़ाकर 15% करने की बात की गई थी 2030 तक नेचुरल गैस का शेयर। तो सर अभी आप क्या मानते हो कि सरकार की पॉलिसीज कैसी हैं इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, और क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात है रजत जी की गवर्नमेंट ने बहुत काम किए। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था जिससे कि आपकी जितनी डिमांड है उसको हैंडल आप कर सको, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 2017-18 से पाइपलाइन नेटवर्क बिछाना शुरू किया। जो 20,000 किलोमीटर की पाइपलाइन हमारे यहाँ होती थी वो अभी 34,000 होने वाली है। उसमें ऑलरेडी 3-4 हजार किलोमीटर की पाइपलाइन तो ऐड हो गई। दूसरा, एलएनजी इंपोर्ट कैपेसिटी जो जिसका मात जिसका जिसको आप नंबर ऑफ टर्मिनल से देखते हैं और कैपेसिटी ऑफ टर्मिनल विच इज यूज फॉर एलएनजी इंपोर्ट, जो पहले करीब करीब 30 मिलियन टन पर एनम थी, वो अभी 47 मिलियन टन हो गई है। और गवर्नमेंट ने उसको भी प्लान किया हुआ है कि 70 मिलियन टन तक चली जाए। तो ये तो हो गया कि हमारा गैस कितनी आ सकती है सिस्टम में और कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकती है, उसका अरेंजमेंट हो गया। अभी उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि सीजीडी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक हाउस होल्ड को गैस पहुंचाता है, सीएनजी स्टेशन के लिए गैस प्रोवाइड करते हैं, ऐसी ऐसी कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं। और उस लाइसेंस जो पहले मुश्किल से 50-60% इंडिया कवर करते थे, अभी तक उन्होंने ऑक्शन के थ्रू 100% एरिया कवर कर लिया है। रिसेंट एक 12th राउंड ऑफ ऑक्शन हुआ था, उसमें तो उन्होंने 100% दिया है। इंडिया इज नाउ कवर्ड विथ all the CGD companies. So every CGD company has got a target कि उसको इतने PNG कनेक्शन देने हैं, उतने CNG स्टेशन लगाने हैं। उसके अलावा जो इंडस्ट्री की डिमांड होगी, कमर्शियल डिमांड होगी, वो सब भी उसको मीट करनी है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था जिसके रिजल्ट अभी आना शुरू हो गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि CGD जो कंपनी की टोटल डिमांड है, जो पहले करीब 20% थी, अभी भी 20% के आसपास है, पर वो अभी बहुत जल्दी राइज करेगी। तो एक तो वो एरिया है जहां पर बहुत ग्रोथ होने के चांस है। मैं बता दूं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हैं, जैसे कि आईजीएल हो गया, महानगर गैस लिमिटेड हो गया, एमजीएल, गुजरात गैस हो गया, ये वाली कंपनियां जो घर घर तक गैस पहुंचाती हैं पाइप नेटवर्क के थ्रू। हाँ जी, हाँ जी। तो जी। अभी ऐसी 50-60 कंपनियां हो गई हैं इनके अलावा, और ऑल आर नॉट लिस्टेड, दे आर ऑल पुटिंग अप नेटवर्क, सो दे आर इन द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अप द नेटवर्क, तो वो ग्रोथ हो रही है। दूसरा एक सेक्टर है कि फर्टिलाइजर में भी हमने प्लान किया हुआ है कि यूरिया इंपोर्ट हम 2025 तक जीरो कर देंगे। तो अभी जो यूरिया इंपोर्ट हो रहा था, वो यूरिया यदि इंडिया में बनना है तो उसके लिए भी गैस चाहिए, तो वो गैस भी आनी है और वो डिमांड भी बढ़नी है। तीसरा एक बड़ा सेक्टर जो अभी तक थोड़ा सा ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ हाई नेचुरल गैस प्राइसेस, वो अभी लाइकली है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमारी इंडिया में पावर की डिमांड बढ़ गई है। आज के दिन 220 गीगावाट की डिमांड जाती है। अभी इस गर्मी में हम देख सकते हैं कि 256 गीगावाट तक की डिमांड एक्सपेक्टेड है। और जब इतनी हाई डिमांड होती है तो हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं है। कोल बेस्ड प्लांट है, आपके पास रिन्यूएबल्स है, आपके पास हाइड्रो है, और विंड और सोलर है। तो ये सब होने के बावजूद भी हम वो डिमांड मीट नहीं कर पाते। तो फरवरी के बाद जो डिमांड ग्रोथ होगी वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा है। और वो उसके उस टाइम में गैस पावर प्लांट भी चलेंगे जो अभी तक नहीं चलते थे, क्योंकि गैस की कॉस्ट ज्यादा थी। आप जो पावर बनाते हो गैस से, उसकी कॉस्ट ही 9-10 रुपए पड़ती थी। पर एक चीज और अच्छी हो रही है कि गैस की प्राइसेस अभी कम होना शुरू हो गई है। ऑलरेडी अभी करीब करीब $10-11 के पर MMBTU के पास आ गई है, जो अदरवाइज 15 से 20 डॉलर पर MMBTU थी इन 2023। 2022 में तो वो 25 से 30 डॉलर तक थी। तो ये 2 साल तो हमने देखा कि पावर की डिमांड कम हो गई, पावर सेक्टर की गैस डिमांड कम हो गई, जो अभी वापस आ जाएगी। तो ये 3 बड़े सेक्टर हैं जहां पे हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। और ये जो पावर सेक्टर जो गैस ले रहा है, वो अभी नेक्स्ट 4-5 साल तक ऐसे ही रहने वाला है। क्योंकि वो जो जितनी डिमांड ग्रोथ हो रही है,
वो डिमांड हम अपनी पावर कैपेसिटी से मीट नहीं कर पाएंगे। तो गैस की जो कैपेसिटी जो अभी तक अनयूटिलाइज पड़ी है उसको हम यूज करेंगे, तो उसके लिए जो गैस की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी सब्सटेंशियल। तो सो फिर ये ये दो। फर्टिलाइजर कंपनियां जो प्राइसेस कम हो जाती है तो फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए, जो यूरिया बनाती है उन कंपनियों के लिए फायदा, और अगर प्राइसेस कम हो जाती है नेचुरल गैस के लिए तो फिर पावर कंपनियों को फायदा, और सिटीज गैस डिस्ट्रीब्यूशन को भी, क्योंकि वॉल्यूम्स मेरे ख्याल से वहां पर बढ़ जाते हैं, तो इसलिए सिटीज गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी फायदा थोड़ा यहाँ मिलता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। लेकिन सर मुद्दा ये है कि सरकार तो एलपीजी सिलेंडर जो है वो अभी, हाँ ग्रामीण क्षेत्र के तो एलपीजी सिलेंडर हैं अभी, लेकिन अर्बन में यहाँ पर मांग कम है, और यहाँ पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एकदम से फ्लरिश कर गया है। पूरे देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपने बताया कि अब फैल चुका है, तो क्या एलपीजी सिलेंडर की डिमांड अभी कम होगी धीरे धीरे, और क्या सरकार पीएनजी को बढ़ावा दे रही है, ऐसी कुछ पॉलिसीज आ सकती हैं क्या? बिल्कुल रजत जी, अभी रिसेंटली एक कैंपेन शुरू किया मिनिस्ट्री ने और पीएनजीआरबी ने। पीएनजीआरबी हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो रेगुलेटर है इस सेक्टर का, उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है, हर घर पीएनजी। तो बेसिकली जितने भी अर्बन एरियाज हैं जहाँ पर नेटवर्क लग गया है, पाइप गैस आ सकती है, वहां पर वो चाहते हैं कि हम एलपीजी को रिप्लेस करें पीएनजी से। और ये कैंपेन हर एरिया में चालू हो गया। अभी आप सोशल मीडिया में देखेंगे काफी इसका काम हुआ है। और ये काम अभी इन्होंने अभी शुरू किया 26 जनवरी से। एंड ये 26 जनवरी से ये अभी 2-3 महीने रहेगा और उसके आगे भी चलेगा, बट ये बड़ा फोकस है। तो बेसिकली एलपीजी कनेक्शन इमीडिएटली अर्बन एरियाज में कम होंगे, पर रूरल एरियाज में बढ़ेंगे, तो प्रॉब्ली ओवरऑल एलपीजी कंजम्पशन विल आल्सो रिमेन सेम। बट फाइनली पीएनजी कनेक्शन और नेचुरल गैस कंजम्पशन विल डेफिनेटली इंक्रीज इन सिटीज। और जो दूसरे एरियाज हैं, जैसे अभी पोल्यूशन इज बिकमिंग अ बिग कंसर्न फॉर एवरीवन, तो उसमें भी गवर्नमेंट चाहती है कि जहां पर हम गंदे फ्यूल, डर्टी फ्यूल्स यूज करते हैं, जैसे कोयला का यूज कर रहे हैं, या हम पेटकोक यूज कर रहे हैं, या फ्यूल ऑयल यूज कर रहे हैं, तो उसको भी गैस से रिप्लेस करने का कोई मैंडेट जरूर आएगा। जैसे दिल्ली में है कि वी कैन नॉट हैव अ पब्लिक व्हीकल, public buses running on diesel and petrol, diesel, and similar thing for industries also there is a mandate कि आप ये कोयला और ये यूज नहीं कर सकते हो फ्यूल ऑयल। तो वैसे ही मैंडेट बाकी सिटीज में भी आएंगे, उससे भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी गैस में। तो वैसे भी सरकार का क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस ज्यादा है, हाइड्रोजन रिन्यूएबल्स की तरफ फोकस ज्यादा है। सरकार की इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं आप, और यहाँ पर क्या आईजीएक्स भविष्य में कुछ ऐसा ट्रांजिशन जो हो रहा है सरकार का टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इसमें कुछ फैसिलिटेट कर सकता है क्या? हाँ, आपने सही बोला। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को हम रिन्यूएबल कर रहे हैं, सोलर और विंड लगा के, हाइड्रो लगा के। ऑयल में भी हमने कुछ किया कि बायोफ्यूल कम मैंडेट इशू कर दी कि जो 20% हम डीजल को रिप्लेस करेंगे बायोडीजल से। वैसा ही एक बड़ा मूवमेंट हमने शुरू किया है कि जो गैस है उसको यदि हम बायोगैस से रिप्लेस कर सकें जितना हो सकता है, क्योंकि ये नया एरिया है जहाँ पर काम होना शुरू हो गया। और ये बायोगैस जो है बेसिकली आप एग्रीकल्चर वेस्ट और म्यूनिसिपल वेस्ट से गैस बनाए, और वो वैसी ही गैस है जो नॉर्मल आपको गैस अभी मिलती है, और उसको हम रिप्लेस करें। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने एक मैंडेट इशू किया है कि 2025 से every CGD company will have a mandate obligation that certain percentage of their total requirement they will meet through biogas। तो ये उन्होंने शुरू में जैसे 2025-26 में तो उन्होंने 1% का मैंडेट दिया है, ऑब्लिगेशन मैंडेट। फिर उसके बाद उसने उसको बढ़ा के 2028 तक 5% किया है। और जैसा हमने सुना भी है, रिलायंस, अदानी और दूसरे बड़े ग्रुप जो है वो काफी नए सीबीजी प्लांट लगा रहे हैं। अभी मिनिस्टर साहब का भी कहना था कि 100 प्लांट तो इसी साल में लग जाएंगे। अभी उसके लिए हम क्या कर रहे हैं गैस एक्सचेंज में, क्योंकि हम देखते हैं कि ये भी एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप गैस एक जगह प्रोड्यूस करोगे, उसका डिमांड कहीं और होगा। अब ये जाएगा कैसे? तो इसके लिए हमने एक बायोगैस की ट्रेडिंग का एक मैकेनिज्म सोचा हुआ है जो हम लॉन्च करेंगे 2025 तक।
और दूसरा एक सर्टिफिकेट मैकेनिज्म भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि बायोगैस का जो ग्रीन एट्रीब्यूट है, क्योंकि जो जिसके लिए बायोगैस को हम प्रेफर कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो ग्रीन गैस है। अब ग्रीन गैस का ग्रीन एट्रीब्यूट को हम सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके हम उसको ट्रेडिंग करा सकते हैं, और वो सर्टिफिकेट भी यूज हो सकता है फॉर मीटिंग योर ऑब्लिगेशन। तो मान लो आप कहीं बैठे हैं, असम असम में कोई कंपनी है जिसको ऑब्लिगेशन मीट करना है, वो वहां पे बायो प्लांट नहीं लगा हुआ, तो वो सर्टिफिकेट खरीद के अपना ऑब्लिगेशन मीट कर सकता है। तो ऐसे इंडिया में तो ये होगा ही कि आपकी सप्लाई किसी जगह होगी, डिमांड कहीं और भी होगी, तो आप कैसे ये गैस तो वहां ले आ नहीं पाओगे, तो गैस आप लोकली उसको सेल कर लो, और जिसका ऑब्लिगेशन है, जहां गैस पहुंच नहीं पा रही है, ये बायोगैस नहीं पहुंच पा रही है, वो नॉर्मल गैस ले ले, और बाकी जो ग्रीन वाला पार्ट है उसका ऑब्लिगेशन मीट कर ले सर्टिफिकेट से। तो ये हम अपनी तरफ से हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है, और गवर्नमेंट भी काफी पॉजिटिव है उसके लिए कि वो उस सर्टिफिकेट मैकेनिज्म को अडॉप्ट करना चाहती है। तो डिस्कशन हमारा इंडस्ट्री से चालू है कि व्हाट कैन बी, वो जो मैकेनिज्म है उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसको हम फाइनल कर रहे हैं। सर एक ना सवाल नेचुरल गैस कीमतों पे भी, जैसे आपके एक्सचेंज पे तो बायर एंड सेलर यानी कि डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन है उसके आधार पर प्राइसिंग तय हो जाती है, लेकिन ये नेचुरल गैस की कीमतें देश में तय कैसे होती हैं? 2 बार ये किरिट पारेख रिकमेंडेशंस के अनुसार तय होती हैं साल में 2 बार। तो सर ये जो गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है, किरिट किरिट पारेख कमेटी के तहत जो रिकमेंडेशन जो तय होता है प्राइसेस, ये आपको क्या ठीक लगता है मैकेनिज्म? हाँ रजत जी, ये हमारे जो कंडीशंस है उसको देख के बनाई गई है, और वी आर आल्सो ओके विद दिस कि इस तरीके की स्कीम होने से थोड़ा सा अभी जो हमारा फोकस है कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा गैस यूज करें, एलपीजी को छोड़ें, क्योंकि एलपीजी भी इतना क्लीन नहीं है जितना गैस है। दूसरा बाकी सीएनजी ट्रांसपोर्ट में भी सीएनजी को हम लाएं, तो उसके लिए फॉर्मूला ये रखा था किरीट पारेख जी ने कि हमारा हर 6 महीने का हम एक अपना इंडिया का क्रूड ऑयल बास्केट की कॉस्ट देखेंगे। तो अभी जैसे आप ब्रेंट सुनते हैं कि वो 75 या 80 डॉलर पर बैरल है, अभी उस $80 का जो वो अपना इंडिया का एक अपना बास्केट है, क्योंकि वो जितने भी इंपोर्ट करते हैं टोटल कुछ प्रोड्यूस होता है, कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी लास्ट 6 महीने की कॉस्ट लेते हैं, और उस 6 महीने की कॉस्ट का 10% हमने फिक्स किया, पारिक जी ने फिक्स किया कि वो हम उसको लेंगे फॉर गैस प्राइस। यदि $80 की आपकी एवरेज प्राइस थी क्रूड की, तो आप उसको $8 पर MMBTU का चार्ज करोगे गैस के लिए। अभी क्या हो रहा था कि $8 पे भी वायबिलिटी थोड़ी सी कम हो रही थी कि $8 $7, ये दिस वाज नॉट सीन टू बी द राइट प्राइस फॉर सीएनजी एंड पीएनजी, बिकॉज हाउस होल्ड के लिए उसको सस्ता करना, सीएनजी के लिए सस्ता करना। तो उन्होंने एक फ्लोर और कैप रखा हुआ है कि यदि ये प्राइस $6.5 के ऊपर आती है तो हम $6.5 लेंगे, और यदि $4 के नीचे जाती है तो $4। तो एक देर इज अ फ्लोर एंड देर इज अ सीलिंग, सो दैट देर इज अ रीजनेबल रिटर्न टू प्रोड्यूसर ऑल्सो। हमने जो फ्लोर रखा उसका पर्पज था कि ऐसा ना हो कि प्रोड्यूसर को पैसा नहीं मिल रहा, तो उसके लिए उन्होंने फ्लोर रख दिया, और सीलिंग इसलिए रखी कि कॉस्ट टू कंज्यूमर शुड नॉट बी वेरी हाई। तो ये अभी 2026 तक ये स्कीम चलेगी, और उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया था कि वी कैन मेक दिस फ्री, कि जो भी एक्चुअल प्राइस है मार्केट में वो हम अप्लाई करेंगे, बट टिल 3 years वी विल हैव दिस फॉर्मूला, एंड दिस विल बी यूज फॉर सीएनजी एंड पीएनजी, यानी आपके हाउस होल्ड और ट्रांसपोर्ट के लिए। बट अदरवाइज जो बाकी गैस है, इंडस्ट्री यूज करती है, कमर्शियल यूज करते हैं, ये बाकी रिफाइनरीज वाले यूज करते हैं, पावर वाले यूज करते हैं, उस सबको उन्होंने फ्रीडम दी हुई है, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। पर डेफिनेटली ये जो ओएनजीसी की गैस है, बेसिकली ये जो फॉर्मूला फिक्स किया, ये एपीएम गैस बोलते हैं, जिसका प्रोडक्शन अभी 1/3 ऑफ टोटल, 1/3 से भी कम हो गया वैसे, क्योंकि वो कम होता जा रहा। तो उसकी सिर्फ उसके लिए ये प्राइसिंग फॉर्मूला है, यानी आपका जो समझ लीजिए 25% ऑफ द टोटल इज बीइंग प्राइस लाइक दिस, बट बैलेंस 75 हैज गॉट अ डिफरेंट प्राइसिंग मैकेनिज्म्स। तो वो किसी और दिन चर्चा कर सकते हैं। पर ये वैसे सीएनजी जो
जो कमर्शियल सेक्टर के लिए जो है, जैसे कि कार्स वगैरह के लिए मेरा इशारा है, तो अगर वहां पर सीएनजी की डिमांड अभी आप कैसे देखते हो? क्या ये अभी भविष्य में, और क्या इसकी ग्रोथ रेट है सर एनुअल? मेरे को सीएनजी का तो अभी ये डाटा नहीं है मेरे पास, पर ये थोड़ा सा मिक्स वो है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ रहे हैं और सीएनजी भी है। पर सबको ये लगता है कि जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं उसमें सीएनजी विल कंटिन्यू टू बी द मेन फ्यूल, बिकॉज उसको हम डीजल से शिफ्ट कर सकते हैं सीएनजी में। लॉन्ग हॉल व्हीकल्स हैं उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें एक और नया वो आ गया है ऑप्शन, आप एलएनजी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग हॉल व्हीकल है जहाँ पे आपको 1000 किलोमीटर का आपको ट्रैवल करना है, हेवी ट्रक्स आर देयर, देयर पीपल आर आस्किंग, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग कन्वर्टिंग टू एलएनजी, वेयर सीएनजी में तो हम गैस को कंप्रेस करते हैं और उसको यूज करते हैं, एलएनजी में हम गैस को लिक्विफाई फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप एक टैंक में ज्यादा गैस भर सकते हैं, और उसके जो डिस्टेंस है, ट्रक्स कैन कवर समथिंग लाइक 600-700 किलोमीटर पर फिल। सो दैट्स अ बिग थिंग, सो दैट इज गोइंग टू बी वन मोर गेम चेंजर कमिंग अप इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। राइट। तो राजेश जी, फिर वित्त मंत्री से क्या मांगे हैं सर इंडस्ट्री की? नेचुरल गैस में ऐसा क्या पॉलिसीज में बदलाव करे सरकार, या फिर क्या ऐसा दे बजट में जिससे इंडस्ट्री को भी फायदा हो, प्रोड्यूसर्स को भी फायदा हो, और कंज्यूमर्स को? रजत जी, एक मांग जो बहुत पुरानी भी है और पूरे गैस सेक्टर की है, उसमें प्रोड्यूसर भी मांगता है, बायर भी मांगता है, सबको चाहिए, वो है जीएसटी। कि आप यदि जो अभी जो टैक्सेशन है, कि आप हर स्टेट के अलग टैक्सेस हैं, और वो टैक्सेस में इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको यदि मान लो और किसी स्टेट में वो 0% है, किसी में 3% है, किसी में 15% है, किसी में 24% है। तो इन्हें आप जब गैस लेने जाते हो, यदि आपका कॉस्ट आर्बिट्राज ही 10-15% हो, एक स्टेट में आपको 6% में मिल रही है, दूसरे पे 24% में, तो ये इससे बहुत यानी इट्स नॉट इकोनॉमिकली वायबल थिंग, बिकॉज मैं कहीं दूर से गैस खरीद रहा हूँ क्योंकि वो वहां से टैक्स मेरे को कम पड़ रहा है, और पास वाला जो प्रोड्यूसर है उससे मैं गैस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को 24% ले रहा है। इससे इतने इश्यूज आ गए हैं पूरे सिस्टम में कि ट्रेडिंग करना ही मुश्किल हो गई है, और हर आदमी अपने हिसाब से देखता है कि मेरे को किस स्टेट से लेने में फायदा है। एंड दैट शुड बी द लास्ट थिंग पीपल शुड हैव इन माइंड, क्योंकि आप यदि देखते हो, आप गैस लेने जाते हो या कोई भी कमोडिटी, आप तो कमोडिटी की प्राइस से ज्यादा कंसर्न होना चाहिए, नॉट कि मेरे को इस जगह से लेना है तो टैक्स कम पड़ जाएगा। आप तो यदि सस्ती गैस प्रोड्यूस हो रही है तो आपको सस्ते में मिलनी चाहिए, महंगी है तो महंगे में मिलनी चाहिए। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जस्ट आपको सस्ती मिल रही है, पर सस्ती को आप नहीं खरीद सकते क्योंकि वहां पे टैक्स बहुत ज्यादा है। और ये कारण है कि हम जो डोमेस्टिक गैस हमारी इतनी प्रोड्यूस होने लगी है, अभी रिलायंस की 30 सीएमडी आ गई, ओएनजीसी की 10 आने वाली है, 40 है, ऑलमोस्ट हमारा 25% हो जाएगा टोटल का। और वो गैस एपी में होती है, और वो गैस पे टैक्स जो लगता है एंड कंज्यूमर को, वो 24.5% लगता है। अब सोचिए, कोई भी एंड कंज्यूमर वो गैस नहीं कंज्यूम कर पाता, क्योंकि आप 1/4 ऑफ द कॉस्ट यू आर पेइंग ओनली इन टैक्सेस। दूसरा, फिर जब आप ट्रेडिंग के साइड में जाओ, क्योंकि आप क्या करते हो, मार्केटर क्या करता है, वो एक जगह से लेता है दूसरी जगह बेचता है, फिर वहां से यदि कोई और मिल गया तो फिर तीसरे को बेचता है। तो आप मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हो, यदि मान लो टैक्स का कोई इशू नहीं है, जीएसटी है, तो आप जितनी बार भी ट्रेड करोगे वो तो इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट ले लोगे। अभी क्या हो रहा है कि आपका एक जगह आपने टैक्स पे कर दिया 15%, आप देख रहे हो कि भाई मैं किसी को थोड़े से बेटर प्राइस पे बायर सोच रहा है, मैं खरीद सकता हूँ, पर यदि फिर 15% आप टैक्स अप्लाई करोगे, तो वो गैस जो एक्चुअली 1-2%, 5% के लिए कोई खरीद सकता था, वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका रीट्रेड का आर्बिट्राज कॉस्ट ही 15% है या 10% है। तो ये बहुत बड़ी एनोमलीज पूरे सिस्टम में आ गई है, वो हमें रिमूव करना है। दूसरा, एक जो बड़ा हमारा हम जब से आए हैं एज एन एक्सचेंज, हम देख रहे हैं कि अभी दो चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी मार्केट को चलाने के लिए।
एक तो हमने टैक्स की बात की, दूसरा ये है कि आपकी जो पाइपलाइन कैपेसिटी, क्योंकि जब आप डिलीवरी कराएंगे तो आपको पाइपलाइन कैपेसिटी चाहिए, और आपके अलग अलग पाइपलाइन ऑपरेटर है इंडिया में। मेन गेल है, जीएसपीएल है, उसके अलावा भी दो तीन है। अभी क्या होता है कि जब अलग अलग पाइपलाइन ऑपरेटर, उनके अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग प्रोसेस है। आपको गैस लेनी है मान लो साउथ से और लेके जानी है नॉर्थ में, तो दो पाइपलाइन ऑपरेटर आ गए। अब दोनों के सिस्टम अलग है, दोनों के प्रोसेस अलग है, दोनों के रूल्स और रेगुलेशन अलग है, क्योंकि उन्होंने एक अलाउ करता है कि ठीक है आप ले लो, मेरे को जिस दिन चाहिए उस दिन ले लो। दूसरा बोलता है कि नहीं, मैं तो आपको अपने सिस्टम में नहीं ले आने दूंगा, आप मेरे को बेचो, मैं अपने सिस्टम में ले जाऊंगा। तो ऐसे कई लोग वो एक्सेस कैपेसिटी का देते हैं, कहीं नहीं देते हैं, और जहां देते हैं वहां पे भी अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। तो ये इतनी प्रॉब्लम होने से ना, ये जो वन सिस्टम वन ग्रिड कंडीशन हम नहीं सेट कर पा रहे, क्योंकि ग्रिड देखने में एक है, पर उसके रूल्स जो रेगुलेशन जो है उसको बाउंड्रीज में डिवाइड कर रहे हैं। तो यदि एक सिस्टम ऑपरेटर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में है कि हमने एक सिस्टम ऑपरेटर नेशनल लेवल पे है, एक रीजनल लेवल पे है, और एक साउथ स्टेट लेवल पे। अब नेशनल लेवल वाला जो है वो पूरे सिस्टम को यूनिफॉर्म रखता है, उसमें कोई भी किसी के लिए डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट करता। उस केस में क्या होता है कि फिर एक बड़ी नेशनल लेवल मार्केट बन जाती है, क्योंकि आपको आपको एज अ यूजर मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई मैंने कैपेसिटी यूज करनी है, पर मेरे को 3 जगह जाना पड़े उस कैपेसिटी को यूज करने के लिए, तो मेरे लिए तो ये कम्बरसम हो गया, मैं बोलूंगा छोड़ो उसको। तो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग कब से मांग रहे हैं, और ये एक बजट अनाउंसमेंट में आ भी गया था कि हम सिस्टम ऑपरेटर बनाएंगे, गैस सिस्टम ऑपरेटर। इवन जीएसटी वाला भी एक बजट अनाउंसमेंट में आ गया। तो ये दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो गैस सेक्टर को चाहिए, और हम चाहते हैं कि यदि गवर्नमेंट कर ले तो इससे सबका अच्छा होगा। यानी इसमें ऐसा नहीं कि हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हम तो प्रोड्यूसर की तरफ से भी बोल रहे हैं, बाहर की तरफ से भी बोल रहे हैं, एलएनजी इंपोर्टर की तरफ से बोल रहे हैं, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।